और देश की आजादी की बात आज करना जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि 2 दिन पहले सरसंघचालक मोहन भागवत ने आजादी पर ज्ञान दिया। भागवत ज्ञान, यह नया ज्ञान है। उन्होंने कहा, इंदौर में थे कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद देश को सच्ची आजादी मिली। यानी कि दरअसल देश को सच्ची आजादी पिछले साल ही मिली है, 22 जनवरी 2024 को। और प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए। सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची आजादी इसी दिन मिली, इसी दिन हासिल हुई। और इसके लिए कई शताब्दियों तक परचक्र यानी कि शत्रुओं के हमले का सामना हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, पॉलिटिकल आजादी। वो संविधान भी जो बना वो भी बेईमानी था। वो तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शव यात्रा भी निकाल दी थी 1949 में, संविधान भी नहीं माना गया। तो सुनिए पहले मोहन भागवत क्या कह रहे हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहते हैं, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। अब इस पर सीधे हमलावर हो गए राहुल गांधी सरसंघचालक पर, और कहा कि यह जो बयान दिया है मोहन भागवत ने, यह किसी और देश में दिया गया होता तो उस शख्स को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया होता। यह तो देशद्रोह है। और अंग्रेजी में जो बयान दिया राहुल गांधी ने, उसका एक हिस्सा आपके सामने पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा, व्हाट ही सेड येस्टरडे इज ट्रीजन, कि जो उन्होंने कल कहा वो देशद्रोह है, बिकॉज इट इज स्टेटिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवैलिड, यानी कि संविधान ही बेईमानी है, खारिज किया जा रहा है संविधान को। फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज इनवैलिड, कि कोई लड़ाई नहीं हुई गोरों के खिलाफ, आजादी ऐसे हासिल ही नहीं की गई। शरद पवार कह रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले आरएसएस की उन्होंने तारीफ भी की थी, थोड़े कसीदे पढ़ दिए थे कि बहुत मेहनती हैं, विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता लेकिन मेहनती बहुत हैं और ये सीखना चाहिए बाकी लोगों को। पर आज शरद पवार बोले, आरएसएस के लोगों का आजादी में क्या योगदान है? आरएसएस खुद का इतिहास लिख रहा है। सचिन पायलट कह रहे हैं, इनको संविधान पर ही भरोसा नहीं। संजय राउत कह रहे हैं, मोहन भागवत ने संविधान भी नहीं लिखा है और राम लल्ला को भी आरएसएस लेकर नहीं आया था। वो जो कह रहे हैं वो गलत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, संघ के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था, इसीलिए अब बाकियों के योगदान को खत्म करने के लिए नए प्रपंच रच रहे हैं। पर राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, कि हमारी विचारधारा हजारों साल पुरानी है, इनकी भी उतने ही साल पुरानी है, हम लड़ते आ रहे हैं, लेकिन ये बराबर की लड़ाई नहीं है, पर हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। इंडियन स्टेट की तमाम संस्थाएं अब बीजेपी और आरएसएस के कब्जे में आ गई हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। That do not think we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अब इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी ने जैसे ही ये कहा, जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने पलटवार किया राहुल गांधी पर। एक्स पर ट्वीट किया, हिडन नो मोर, कांग्रेस's ugly truth now stands exposed by their own leader। जो बदसूरत हकीकत है कांग्रेस की,
उसका पर्दाफाश कर दिया है उन्हीं के नेता ने। I compliment Mr. Rahul Gandhi for saying clearly what the nation knows, that he is fighting the Indian state. कि मैं मुबारकबाद देता हूं राहुल गांधी को सीधे और स्पष्ट भाषा में यह कहने के लिए कि वो भारतीय राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे हैं। And it is no secret that Mr. Gandhi and his ecosystem have close links with the urban Naxals and the deep state who want to defame, demean and discredit India. कि इनके संबंध तो ही ऐसे लोगों के साथ हैं जो देश को बदनाम करना चाहते हैं, जो देश को नीचा दिखाना चाहते हैं। हरदीप पुरी भी बोले कि जॉर्ज सोरस के एजेंट की तरह बोल रहे हैं राहुल गांधी, ये तो अर्बन नक्सल हैं। राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान की प्रति किस लिए ले जा रहे हैं, यह सवाल भी उठा रही हैं निर्मला सीतारमण। अब यहां पर मैंने ब्रिटानिका की मदद लेने की भी थोड़ी सी जहमत उठाई। दरअसल मैंने नहीं, त्रिथेश नंदन हमारे रिसर्च के हेड ने। तो नेशन की परिभाषा क्या है, यह भी शुरू में ही साफ करना जरूरी हो जाता है। A nation is a group of people with a common language, history, culture and geographic territory. देश, राष्ट्र क्या होता है कि भाई एक भाषा है, एक तरह का इतिहास है, संस्कृति है और एक आपका भूगोलिक आपकी सीमाएं हैं। और स्टेट क्या होता है? स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग लॉज, परमानेंट टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड सॉवरेंटी। यानी कि जो संस्थाएं हैं, जो व्यवस्था है, जो सरकार चलाती हैं, देश को चलाती हैं, और उसमें भूगोलिक सीमाएं भी हैं और देश की संप्रभुता, इसे स्टेट कहते हैं। तो यहां पर दरअसल कौन अपमान कर रहा है और कौन देशद्रोह कर रहा है, इसी पर आज ये बहुत ही गंभीर चर्चा हम करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आजादी पर भागवत ज्ञान, किया संविधान का अपमान और इंडियन स्टेट से विद्रोह, राहुल कर बैठे देशद्रोह। चर्चा में आज सीधा फेस ऑफ है। आरएसएस के बड़े विचारक हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, शिक्षाविद भी हैं, राकेश सिन्हा, और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता उनका सोशल मीडिया देखती हैं, देश की सबसे बड़ी पत्रकारों में रह चुकी हैं राजनीति में कदम रखने से पहले, सुप्रिया श्रीनेट। राकेश सिन्हा, राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद देश को सच्ची आजादी मिली, तो 78 साल से हम क्या कर रहे थे, आजाद नहीं थे? क्या कहना चाह रहे हैं मोहन भागवत? देखिए, एक बात जाहिर है कि मोहन भागवत जी वही कह रहे हैं जो महर्षि अरविंद, बिपिन चंद्र पाल और लोकमान्य तिलक कहते थे। ये और बात है कि इस धारा को कांग्रेस ने दबाकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। इसको कहते हैं पत्थर बांधकर नदी में तैरना। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की संस्कृति को छोड़कर वही काम किया जो लोग कोई एक ऐसा व्यक्ति करता है जो अपने शरीर में पत्थर बांध लेता है, फिर पानी में तैरने जाता है। मैं एक घटना का जिक्र करता हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम दो लोग ही विमर्श में हैं। 1931 में कलकत्ता में एक मेमोरियल लेक्चर हुआ था। इस देश के सबसे सर्वमान्य दार्शनिक, जिन्होंने बीएचयू में भी फिलॉसफी डिपार्टमेंट की स्थापना की, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य ने भाषण में कहा था, जिसका टाइटल था विचारों में स्वराज। उन्होंने कहा जब तक किसी समाज को विचारों में स्वराज नहीं प्राप्त होता, उसकी संस्कृति मुक्त नहीं होती है विदेशी दास्ता से, विदेशी उस दुर्भावना से, तब तक वह समाज और राज्य स्वतंत्र नहीं माना जाता है। भौगोलिक और राजनीतिक आज़ादी एक आज़ादी का एक हिस्सा है, उसका दूसरा हिस्सा सांस्कृतिक और वैचारिक आज़ादी है। मैकालेवादी संस्कृति जिसको नेहरू लेकर चलते रहे, जिसको लेकर आप भी चल रहे हैं, जिसके समर्थक आपको भी मैं मानता हूं, वह मैकालेवादी संस्कृति इस देश पर छाई रही। राम मंदिर का आंदोलन सिर्फ एक मंदिर निर्माण नहीं था, 500 वर्षों से एक वैचारिक संघर्ष था कि मुगल काल में हमारी आस्था को, सिर्फ हिंदू आस्था का सवाल नहीं है, स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्ति को पूजा करने की अपनी स्वतंत्रता हो,
उसकी क्षमता के अनुसार पूजा करता हो, कोई विदेशी आक्रांता हो या देश का आक्रांता हो जो पूजा करने का स्थान को ध्वस्त करता है। यही सोमनाथ मंदिर में के.एम. मुंशी ने कहा था, सब कंसेंस ऑफ इंडिया। नेहरू जी को कहा कि भारत की उपचेतना इस मंदिर के साथ है, और इसमें मोहन भागवत जी ने कहा भारत की चेतना इस मंदिर के साथ है। उपचेतना से चेतना तक की यात्रा में मोहन भागवत जी ने साफ तौर पर सही बात कही, जो कृष्ण भट्टाचार्य ने 1931 में कहा, बिपिन चंद्र पाल ने सोल ऑफ इंडिया में लिखा, जो महर्षि अरविंद ने वंदे मातरम में पांडिचेरी में लिखा। उसी बात को उन्होंने कहा कि देश को दूसरी आज़ादी यानी असली आज़ादी, एक सांस्कृतिक और वैचारिक आज़ादी राम मंदिर की स्थापना के बाद मिली। ठीक है, किसको अब क्यों एक आपत्ति मिनट, है? कोई कांग्रेस को आपत्ति इसलिए आपत्ति है। नहीं नहीं, कांग्रेस पर आते हैं राकेश सिन्हा साहब। अरे आप और सुप्रिया ही हैं, कोई परेशानी नहीं, पूरा वक्त है हमारे पास। उसमें आपने कहा कि यही सच्ची आजादी है, तो मुझे एक चीज बताइए, 1925 में 100वां साल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम मंदिर या राम मंदिर निर्माण का जिक्र कब किया? देखिए, जब राम मंदिर का संघर्ष हिंदू समाज का संघर्ष था, नहीं, और हिंदू नहीं, समाज कौन के सी संघर्ष तारीख में में? 500 संघ की कौन स्थापना सी 25 में हुई तारीख? और संघ कौन हाँ, सी तारीख में किया? मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, संघ इस आंदोलन से 60 के दशक से अनौपचारिक रूप से जुड़ा हुआ था। अनौपचारिक नहीं, मैं और औपचारिक अलग-अलग स्तर पर जानकारी आपसे छोटे-छोटे चाह आंदोलन चलते थे। नहीं, मैं हाँ, आपसे मैं औपचारिक सुन रहा हूं। जानकारी चाह रहा हूं, अनौपचारिक कुछ नहीं होता। हाँ, मैं तो औपचारिक रूप से सुन लीजिए, औपचारिक रूप से संघ 1980 के दशक से इस मंदिर आंदोलन से जुड़ा, 61 साल, क्योंकि इस मंदिर आंदोलन को अधिक संगठित करना, 61 साल आने के बाद, अस्तित्व में आने के 61 साल बाद आरएसएस को याद आता है राम मंदिर का मुद्दा, और आप कह रहे हैं यही सच्ची आजादी है। 61 साल तक आप भूल गए थे राम मंदिर, रामलला कनात में ऐसे ही पड़े हुए थे। एक बात में आप सुन लीजिए, कनात में तो पड़े हुए नहीं थे 80 से पहले, कनात में बाद में डाला गया। हाँ, बाद में। देखिए, जब 80 साल की बात नहीं है, और मैं मेरी बात सुन लीजिए, सवाल यह नहीं है कि संघ कब से जुड़ा। हिंदू समाज इस लड़ाई को लड़ रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन से कौन कब कैसे जुड़ा वो महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय समाज उसके लिए लड़ाई लड़ रहा था। नहीं, उस पे भी विशेष लड़ाई नहीं लड़ता है, संगठन विशेष लड़ाई नहीं लड़ता। बीजेपी आई अस्तित्व में हिंदू समाज 1980 में, राकेश भाई 1980 में आई बीजेपी, आरएसएस को 61 साल बाद याद आई। 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ, जनता पार्टी का वो जो भी दिक्कत हुई डुअल मेंबरशिप को लेकर, और राम मंदिर का मुद्दा सबसे पहली बार औपचारिक तौर पर बीजेपी ने कब उठाया? 1989 में पालमपुर रेजोल्यूशन के जरिए। एल.के. आडवाणी तब अध्यक्ष थे, नहीं तो उससे पहले बीजेपी गांधीयन सोशलिज्म को आगे बढ़ा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, कोई गलत जानकारी तो मैं नहीं दे रहा। मैं उसका उत्तर देता हूं। किसी विचार को, किसी संस्था को एक रिजोल्यूशन से आप मत देखिए। भारतीय जनसंघ के 1950 से लेकर जनसंघ 1973 तक अस्तित्व में रहा। उसके बाद उसका इमरजेंसी के बाद इसका मर्जर जनता पार्टी में हुआ। जनसंघ के एजेंडे में 1951 में जनसंघ आया, जनसंघ के एजेंडे में कभी राम मंदिर रहा ही नहीं। ये जब मैं कह रहा हूं गलत तो नहीं कह रहा। मेरी बात सुनिए। एक आंदोलन को जमीन पर जब बढ़ती है, फिर उसको संगठित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम संघ और भारतीय जनता पार्टी ने किया। और यह काम हम इसलिए किए कि यह सांस्कृतिक प्रश्न था, यह इसलिए किए कि सिर्फ एक मंदिर का नहीं था। देश में सूडो सेकुलरिज्म, छद्म धर्मनिरपेक्षता जो इस देश में लंबे समय से तो आप भी छद्म धर्मनिरपेक्षता निभा रहा था आरएसएस 1947 से 1980 तक, वो भी छद्म धर्मनिरपेक्ष वादी कर रहा था, राम मंदिर को भूले हुए थे। अरे 1949 में अवतरित हो गए थे ना भगवान राम अयोध्या में। सुन लीजिए 2 बातें मेरी सुन लीजिए।
इस सभ्यता के निर्माण में मंदिर के साथ जब संस्कृति पर जहां भी हमला हुआ, जब धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, संघ अकेला संस्था जो उसकी लड़ाई लड़ता रहा। काउ स्लॉटर पर जो दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें साधु संतों पर भी नेहरू सरकार ने गोलियां लाठी बरसाई, निर्दोष साधु संतों पर पहली बार दुनिया के इतिहास में। यदि किसी ईसाई देश में होता, किसी मुस्लिम देश में होता, वो सरकार बदल गई होती। इस देश के लोगों का इतना डी हिंदुआइजेशन हो चुका था, इतना अहिंदुकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल के एजेंडा में आज इस देश को हिंदुत्व के राह पर ले आया। यही कारण था वीएन गार्गी अच्छा, 80 तक उस राह पर नहीं कांग्रेस था। के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि राम मंदिर की बात तो 1980 तक नहीं कर रहा था। हिंदुत्व संघ मानसिक और अनौपचारिक रूप से उस आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर रहा था। जमीन तैयार होने के बाद ही एक तरह से धर्म युद्ध किया जाता। धर्म युद्ध 1986 में मोरोपंत पिंगले ने यह प्रस्ताव पास कराया, एग्जैक्टली 61 साल बाद आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में। तो मेरी बात सुन लीजिए। मीनाक्षीपुरम में जब धर्म परिवर्तन की घटना हुई इंदिरा गांधी के नाक के नीचे, और पेट्रो डॉलर से धर्म परिवर्तन होने लगा, जब हम ये सरकार आंख कान बंद करके बैठी हुई थी, हिंदुओं के साथ द्वैध व्यवहार शुरू हो गया, गौ हत्या धरआम हो रही थी, कि ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दी जा रही थी, इस देश की अनेक समस्याएं थी। यह संघ ही है जिसने 60 के दशक में अनटचेबिलिटी के खिलाफ, तो मतलब देश आजाद नहीं था। अच्छा, ये बताइए, राकेश सिन्हा साहब शायद कुछ लोग ना जानते हों, और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए के भी टॉपर, एमए के भी टॉपर, आप बहुत ही एक टैलेंटेड, एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे। 80 के दशक में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, तो ये जो 47 से देश आज़ाद हुआ, उसके बाद आईआईटी बनी, आईआईएम बने, एम्स बने, बांध बने, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी बनी, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी बनी, और आप वहाँ पर पढ़े भी हैं, तो दरअसल हम गुलामी के युग में ही जी रहे थे जब आप टॉप कर रहे थे यूनिवर्सिटी में। नहीं, तो मैंने मोहन भागवत जी ने जो कहा उसको आपने पूरा शायद पढ़ा, निश्चित होगा। मोहन भागवत जी ने कहा 15 अगस्त 1947 को हमें राजनीतिक आज़ादी मिली, भौगोलिक आज़ादी मिली। और आपको मैं बता दूं कि महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 के सेलिब्रेशन में क्यों नहीं शामिल हुए, पूछिए। महात्मा गांधी जी से जब कहा गया, बीबीसी ने आकर अप्रोच किया कि आप एक आज़ादी पर संदेश दीजिए, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? उन्होंने क्या कहा था? जिस दिन मेकालेवाद समाप्त हो जाएगा, जिस दिन इस देश की संस्कृति, इस देश की भाषा, इस देश के लोग उस गुलामी मानसिकता से मुक्त हो जाएंगे, उस दिन ये देश आजाद हो गया। महात्मा गांधी तो जी का इसीलिए संविधान भी आरएसएस नहीं मानता था। एक मिनट राकेश, संविधान को भी नहीं माना जी। 15 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुख्यालय में नागपुर में तिरंगा फहराया गया, और 26 जनवरी 1950 के बाद अगली बार तिरंगा नागपुर में 2002 में फहराया गया। इसीलिए तिरंगा भी नहीं फहराया आरएसएस ने 52 साल तक। देखिए, तिरंगा तो बहुत से लोग अपने घरों में नहीं फहराते थे। अच्छा। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम सब देशद्रोही हो गए। एक मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। बात आपने जब उठाया, इसमें पूरी तरह से साफ तौर पर होना चाहिए। नवीन जिंदल को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने एक अभियान चला के निजी संस्थाओं को, निजी लोगों को हर तरह से हर समय झंडा फहराने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय से जीता। मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, आरएसएस 1930 से राष्ट्रीय ध्वज को फहरा रहा है, 1930 से 1930। जिस दिन कांग्रेस ने यह रिजोल्यूशन पास किया पूर्ण स्वतंत्रता का, डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करके सभी शाखाओं को भेजा कि हम कांग्रेस को धन्यवाद देते हुए कि हमारी जो मांग है, हम जो चाहते हैं कि देश को पूर्ण स्वतंत्र मिले, हम डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते, जो तब तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेट की बात करती थी, अर्ध स्वतंत्रता की बात करती थी। कांग्रेस को धन्यवाद दें, राष्ट्र भारत माता की पूजन करें और राष्ट्र ध्वज को फहराएं। ये तो संघ का प्रस्ताव था। और 1930 और इसीलिए वो संविधान जब हमने अडॉप्ट किया, इम्प्लीमेंट किया 1949 में 26 नवंबर को अडॉप्ट किया, इम्प्लीमेंट हमने 26 जनवरी 1950 को किया, तो संस्थापक जो थे, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनकी शव यात्रा भी निकाल दी थी आरएसएस ने। और सावरकर, वीडी सावरकर कह रहे थे इसमें भारतीय है ही क्या, ये तो भारतीय ही नहीं है संविधान। देखिए, एक बात जान लीजिए, आरएसएस और हिंदू महासभा दो संस्थाएं थी। यदि हिंदू महासभा ठीक होता, पूर्ण रूप से ठीक होता, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करना गलत है।
यदि सावरकर जी ही सभी विचारों को हम मान लेते तो डॉक्टर हेडगेवार का संघ संस्थापक बनना गलत होता है। इसे हिंदू महासभा हमारा वैचारिक पड़ोसी है, हमारी विचारधारा से पूर्ण रूप से हम उसके प्रति सहमत हों, उसकी सभी गतिविधियों की जिम्मेदारी लें। इसके लिए हिंदू महासभा के प्रवक्ता को बुलाकर उससे पूछा जाना चाहिए जो ठीक है। अब सुप्रिया श्रीनेट की बारी। सुप्रिया, एक मिनट राकेश भाई, अभी मैं इसको पूरा हाँ कर दीजिए नहीं, ये वाक्य पूरा नहीं हो पाया। हाँ प्लीज। देखिए, मैं इतना ही जानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर हेडगेवार जी की जो मुलाकात है, ऐतिहासिक मुलाकात हुई, हाँ। उसके गवाह हैं बाला साहब सालुंके, जिनकी पत्नी ने पुणे की सड़क पर ऐसे सांसद पहली बार हुए। संदीप जी, आपको आश्चर्य होगा, मैंने उस किताब को एडिट किया, रिपब्लिकन पार्टी के एक सांसद की किताब को मैं राज्यसभा सांसद बनने के बाद एडिट किया, उनकी बायोग्राफी को। उनकी पत्नी 15 साल सड़क पर झाड़ू लगाए, जो मेरी पत्नी या किसी भी सांसद की पत्नी शायद अब नहीं कर पाएगी। इतना ईमानदार व्यक्ति, उसने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर अंबेडकर की मुलाकात, एक मुलाकात से ये बाकी आरोप क्या धुल जाते हैं। आरोप गंभीर तो लग गए सुप्रिया श्रीनेट राहुल गांधी पर भी। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं द बीजेपी एंड आरएसएस हैव कैप्चर्ड एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। आप देश से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, आप नक्सलवादी हो गए हैं, डीप स्टेट आप खुद हो गए। आपको, आपके दर्शकों को और आरएसएस के वक्ता को यहां पर सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। और आपके सवाल का मैं बिल्कुल डायरेक्ट जवाब दूंगी। जवाबों से और सवालों से मैं कभी भागती नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज पहले इस देश के सामने, एक मत है भारतीय होने के नाते, कांग्रेस भूल जाइए, भाजपा भूल जाइए, संघ भूल जाइए, एक भारतीय होने के नाते जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, मैं पूछना चाहती हूं आरएसएस के वक्ता से यहां पर, ये जो रानी झांसी लड़ रही थी और जो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु और अशफाकुल्ला खान ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जो लाला लाजपत राय ने डंडे खाए, जो नेहरू ने 10 साल बिता दिए, जो बाबा साहब ने संविधान बना दिया, जिन बोस का चेहरा दमक उठता था हिंदुस्तान की आजादी को लेकर, जिस महात्मा को आजादी की नायक होने के कारण आपके गोडसे ने मार डाला, ये सब भारत के आजादी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। इसलिए शर्म आनी चाहिए क्योंकि 1947 की आजादी पर जब आप सवाल उठाते हैं तो आप लाखों करोड़ों मेहनतकश मजदूरों, औरतों, पिछड़ों, दलितों, इस देश के हर उस व्यक्ति पे सवाल उठाते हैं जिसने ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टिकवाकर इस देश से निकाल बाहर किया था। और मैं बताती हूं आप ये क्यों करते हैं। आप ये इसलिए करते हैं क्योंकि उस आजादी में आपकी छोटी उंगली का नाखून भी नहीं कटा था। उस आजादी के आंदोलन में जहां पर लोग फांसी के फंदे चूम रहे थे और पूर्ण स्वराज का आह्वान कर रहे थे और 10-10 साल अपनी जवानी के जेल में काट रहे थे, आपके जैसे लोग मुखबिरी करके माफी नामे लिख रहे थे। आपके लोग क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे सप्रेस किया जाए ये बता रहे थे अंग्रेजों को। आपके लोग, आपने बात की हेडगेवर जी की, आपका संस्थापन हो चुका था 1925 में, लेकिन आप सिविल एंड डिसोबीडियंस मूवमेंट का 1930-31 में पार्ट नहीं बने। और इसी का कारण है कि आप उस सच को झुटलाना चाहते हैं। आप इतिहास बदलना चाहते हैं ना, इतिहास रचिए, इतिहास बदला नहीं जाता है। और आपका सियाह इतिहास यह है कि आजादी के आंदोलन में आप नादारत थे और आजादी पर सवाल उठाना बिल्कुल देशद्रोह है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। दुनिया पर यहां पर जिस आजादी की बात कर रहे हैं हमें संदर्भ भी देखना होगा। सुप्रिया श्रीनेट जो सरसंघ चालक कह रहे हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, सुनिए ना, सुनिए, आपका ही वक्त है, पूरा वक्त मैं आपको दूंगा कि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, सही मायने में मानसिकता वो गुलामी की ही रही। गोरे चले गए, कोकोनट नारियल आकर बैठ गए, गांधी नेहरू परिवार आकर बैठ गया, गुलाम बनाकर ही देश को रखे रखा और सही मायने में आजादी अब मिली है। वो ये कहना चाह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं राकेश सिन्हा। मैं आपको बताती हूं मोहन भागवत को समस्या क्या है 1947 की आजादी से। क्योंकि जब वो 1947 की आजादी पर सवाल उठाते हैं और उसको अमान्य कर देते हैं, जंगे आजादी को अमान्य कर देते हैं, संविधान को वो अमान्य कर देते हैं। और उनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि आजादी मिली, संविधान बना और पिछड़े, दलित, आदिवासी, जिन लोगों को सदियों से दबाया गया था, वो बराबरी का दर्जा पाकर आपके बगल में बैठने लगे। आपके संघ ने
एक भी ब्राह्मण और ठाकुर को छोड़कर सरसंचालक ना बनाया हो, लेकिन इस देश की चेतना जाग चुकी है और पिछड़ा दलित आदिवासी अपना हक मांग रहा है। आप उसको वो हक नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आप उस आजादी को और उस संविधान को बार बार अपमानित करते हैं। मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि अमित शाह ने जब अंबेडकर 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 कहकर बाबा साहब का अपमान किया था तो वो उनका असलियत थी, वो उनका असली चाल चरित्र था। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। उन्होंने क्या, अभी इन्होंने एक शब्द यूज किया, राष्ट्रवाद। ये जो शब्द का इन्होंने इस्तेमाल, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मैं जानना चाहती हूं क्या है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नफरत है, हिंसा है, दुर्भावना है, हेट स्पीच है, एक दूसरे को उकसाना है, दूसरों के धर्म स्थलों पर जाकर अपना झंडा गाड़ना है, गोलियां बंदूक चलाना है। क्या है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? और आपका हमारे लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? एक मिनट। पुराण है, गीता है, रामायण है। गीता है, शिव पुराण है, रामायण है। आप ये कह रही हैं सात समंदर पार जाकर देश की हर संस्था पर सवाल उठाना, देश चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे अलग अलग संस्थाएं हैं, और कहना कि देश के सरकार वो देश विरोधी हो गई है, इस तरह के बयान देना। आप देश को डिस्टेबलाइज करने वाली जो ताकतें हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। राहुल गांधी ये आरोप भी तो लगा रही है बीजेपी। मैं पहले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर अपना वक्तव्य पूरा करूंगी, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नफरत, अहिंसा, नफरत, हिंसा, दुर्भावना नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक दूसरे को मारना नहीं है, एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर जबरन झंडे गाड़ना नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आपको सत्य सिखाता है, आपको साहस सिखाता है, आपको शांति सिखाता है, और यही ध्रुव सत्य है, इस जीवन के ध्रुव सत्य ये हैं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, हमारे लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद गीता है, रामायण है, शिव पुराण है। और मुझे आप बताइए कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इस देश का कण कण पूजता है, यहां तक कि दूसरे धर्म को मानने वाले भी उनके आगे शीश झुकाते हैं, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर आप इतनी घनौनी राजनीति कर कर आजादी, जंगे आजादी को कम आंक रहे हैं। क्या हो गया है आप लोगों को? मैं आज प्रोफेसर साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूं। आज की तारीख में अगर श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण अवतरित हो जाए तो वो क्या करेंगे? वो आपकी वैमनस्यता को, आपकी नफरत को नकारेंगे, या वो भी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाएंगे और ईसाइयों के चर्च पर जाके 25 दिसंबर और आप को हर तोड़फोड़ संस्था करेंगे? को डिफेम सांस्कृतिक करेंगे, राष्ट्रवाद? ये मैं डिमीन जरूर करेंगे, जानना चाहती हूं। डिस्क्रेडिट करेंगे। इसका मेरे जवाब शब्द मैं नहीं, देती हूं। जयप्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा के शब्द। डिफेम, डिमीन एंड डिस्क्रेडिट इंडिया, ये आपका एजेंडा हो गया है क्या? इसका सवाल, जी हां, इस सवाल का जवाब जो देश में हो रहा है उसी में निहित है। इस देश में एक जस्टिस खड़ा होकर एक जज कहता है संविधान को बदल देना चाहिए। इस देश में एक जज कहता है जो मुस्लिम आबादी वाला इलाका है उसको खुलेआम पाकिस्तान कहकर बुलाता है। इस देश में लगातार पुलिस और प्रशासन के तमाम वीडियो सामने आते हैं जो धर्म विशेष और समुदाय विशेष के लोगों को जो टिप्पणियां करते हैं वो हम नेशनल टीवी पर नहीं बोल सकते हैं। इस देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ बोलती है, और विपक्षी के नहीं। तो आप देश के ही खिलाफ हो जाएंगे। आप इंडियन स्टेट के खिलाफ आप दम भरेंगे सार्वजनिक मंच से, दैट आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। आप भारतीय राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई लड़ने लग जाएंगे। Sandeep ji, what is the Indian state? We would like to know. The Indian state as envisaged in the constitution is a government that should work for the betterment of the people. The Indian state is all about unbiased agencies that hold the constitution and the democracy of this country, जो लोकतंत्र को, जो संविधान को, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाकर चलती हैं। जब वो सारी संस्थाएं एक रंग में इस देश को रंग देना चाहती हैं, और मुझे बड़ा फक्र है इस बात तो का इंडियन स्टेट कि का मैं उस मतलब आप पार्टी कह से रही और इस हैं बात का और भी संस्थाओं फक्र है से कि आज आपका इतना संदर्भ बड़ा- था। बिल्कुल, और किससे होगा संदर्भ? मनोज झा, यहां पर नेशन और स्टेट को लेकर देखिए, यहां जब राहुल गांधी पर हमलावर हो रही है, आप इंडियन स्टेट, आम आदमी, आम जनमानस उसे कैसे देखता है कि भाई इंडियन स्टेट मतलब भारत, मतलब इंडिया, इंडियन नेशन। तो इंडियन नेशन, इंडियन स्टेट एक ही चीज है, और अगर एक चीज है तो बहुत बड़ा गुनाह किया है फिर तो राहुल गांधी ने। अगर वो भारतीय राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो
मतलब नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। देखिए संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस बहस में शामिल करने के लिए। मैं थोड़ी देर से सुन भी रहा था। संदीप जी, ऐसा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं मास्टर्स इन सोशल वर्क का प्रोफेसर हूं और हमने कोर्स तैयार किया था स्टेट पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। उसमें पहला यूनिट एमए के छात्रों का है द डिफरेंस बिटवीन स्टेट, नेशन एंड द गवर्नमेंट। ये तीनों अलग अलग एंटिटी हैं संदीप जी। मैं आज मोहन भागवत जी के बयान के बाद जब राहुल जी ने कहा तो मुझे लगा कि इस देश में चिंतन इतना बौना क्यों होता जा रहा है। हम देश की सरकारों से हमेशा लड़े हैं। मैं स्वयं, आज हम कांग्रेस के साथ एक पार्टनर है, लेकिन मेरी ये जिंदगी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस से लड़ते बीता है, लेकिन एज ए गवर्नमेंट, राष्ट्र के खिलाफ नहीं। राष्ट्र एक निरंतर इकाई है, स्टेट एक पॉलिटिकल कम्युनिटी को एक अपरेटस के तहत सेट करता है। थोड़ा सा और आसान कीजिए, government- थोड़ा सा और इसे हल्का कीजिए ताकि आम दर्शक को मैं समझ और में आए। आसान करता हूं। राष्ट्र, अगर संदीप जी अपने हिंदुस्तान की बात करें तो ये निरंतरता की चीज है। हम सब कहते हैं इंडिया एक सिविलाइजेशनल राष्ट्र है, सभ्यता का राष्ट्र है, और मैं इसके पक्ष में हूं। लेकिन सरकार 5 वर्ष बाद चुनी जाती है या हटाई जाती है या फिर से चुनी जाती है, और स्टेट एक ब्यूरोक्रेटिक अरेंजमेंट है। अच्छा। और उस ब्यूरोक्रेटिक अरेंजमेंट से हम सब लड़ते रहे हैं, छात्र के रूप में, शिक्षक के रूप में, ट्रेड यूनियन के रूप में। मैं उदाहरण दूं, मतलब इंडियन स्टेट के खिलाफ अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप देशद्रोही नहीं हैं, पर आप बिल्कुल इंडियन नहीं। नेशन के खिलाफ लड़ने लगे हैं तो आप देशद्रोही भी हैं, आप नक्सल भी हैं। संदीप भाई, अगर मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूं, देश को महफूज रखना चाहता हूं, देश को बेहतर बनाना चाहता हूं, तो मैं अपने स्टेट के कैरेक्टर को रेक्टिफाई करना चाहूंगा, उसका विरोध करना चाहूंगा। ये जो लोग फर्क नहीं करते हैं, नेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये तीनों अलग एंटिटी है। चलिए, आज हमारे देश नेशन के स्टेट की बात की है। पिछला सवाल रखिएगा पीसीआर। हमारे दर्शक ने एक बड़ा अच्छा सवाल भेजा है प्रोफेसर साहब, और इस सवाल पर भी, क्योंकि आजादी का अब जो मुद्दा है मैं उसको छूना चाहूंगा। गणेश दत्त हैं, शिमला वासी हैं। वो कह रहे हैं गुलामी के निशान जब तक जिंदा हैं तब तक पूर्ण आजादी नहीं हो सकती। भागवत जी का बयान राम मंदिर के संदर्भ में बिल्कुल ठीक है। आप इसे कैसे देखते हैं कि आजाद अब हुए, कब हुए, तब हुए, संदीप भाई, या नहीं हुए अभी तक? बात कहना था। नहीं संदीप भाई, आजादी तो मुकम्मल तब होगी। हम लोग अक्सर जब आंदोलनों में, छात्र युवा आंदोलन में थे, तो हम कहते थे कि आजादी असल मुकम्मल तब होगी जब संविधान की प्रस्तावना में समता मूलक समाज की अवधारणा स्थापित होगी। मैं एक छोटा उदाहरण दूं। जिस सज्जन ने राम मंदिर के बरक्स वो सवाल पूछा, जो मोहन भागवत जी, जो कि एक सांस्कृतिक संगठन के मुखिया है, लेकिन संस्कृति के अलावा सारा काम करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सीवर में उतरकर मरने वाले, सेप्टिक टैंक को क्लियर करने वाले, उसमें उस जहरीली गैस से मरने वाले, क्या वो हिंदू नहीं है? कभी कोई चिंता देखी है हमने? कोई सरकारी सरोकार देखा है? या हिंदू का मतलब है मुट्ठी भर लोग जिनके माध्यम से एक डोमिनेशन की पॉलिटिक्स को आप हवा दे रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा सिर्फ ये कहना है कि राहुल गांधी जी ने, या बाद में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जो सवाल पूछे हैं, कि आप ही की संस्था में गोलवलकर जी, जो आपके सर्वाधिक प्रिय हैं, उन्होंने मंदिर में दलितों के प्रवेश पे क्या टिप्पणियां की थी? आपने डिसोसिएट किया क्या? आपने खुद 15 के चुनाव के दौरान आरक्षण को लेकर के जो विवादित टिप्पणियां की थी,
आपके लिए अब भी वो बातें तो वो तय राजनीति होती। की बात हो गई। नहीं, हम ये क्योंकि बहुत नहीं, ही मैं- गंभीर बौद्धिक विषय भी बौद्धिक विषय भी है। एक आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं कंक्लूडिंग कमेंट्स दोनों मेहमानों से लेना चाहूंगा। राजेश प्रताप सिंह का जो सवाल था, पीसीआर लखनऊ वासी हैं, वो सवाल भी बहुत मौजू महसूस मैंने किया, तो उनका सवाल जरा लेकर आइएगा और सुनिएगा। मनोज जी, राजेश प्रताप सिंह लिखते हैं कि लगता है कि देश में समझदार लोग मौन हो चुके हैं। गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले लोग ही विमर्श को तय कर रहे हैं, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। और आधी अधूरी जानकारी, स्टेट क्या है, नहीं है, नेशन क्या है, हम विमर्श नहीं करने को तैयार। 2 मिनट नूडल में हम ऑलरेडी पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है ये, दरअसल हम कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं क्या? मैं राजेश जी की बात से सहमत हूं। इस देश को उल्टे पांव की यात्रा पे ले जाया जा रहा है। हम हर प्रगतिशील विचार से संबंध तोड़ चुके हैं। हमारे समक्ष चुनौतियां कितनी बड़ी है, लेकिन हम अंधे कुएं में लगातार यात्रा कर रहे हैं। इस देश को आज जरूरत है एक प्रगतिशील विकल्प की। हम संवैधानिक सरोकारों पे आगे बढ़ें, हम हकूक की बात करें, समता न्याय की बात करें। लेकिन और जो मैंने कहा, शैव और वैष्णव संप्रदाय अब क्या बात कर रहे हैं मोहन भागवत जी, हिंदुओं के इतिहास को भी डिनाई कर रहे हैं। और जब आप कह रहे हैं, मैं तो अक्सर सोचता हूं बौद्ध धर्म कहां से विलीन हो गया इस देश में। अगर नीचे खोदोगे तो कहीं महात्मा बुद्ध के भी, उस बौद्ध धर्म के भी अवशेष मिलेंगे। जैन मंदिर भगवान भी। के लिए खोदना बंद करो, उल्टे पांव की यात्रा बंद करिए। तो अभी मनोज झा कह रहे थे, और राकेश भाई आपने भी, इंडियन स्टेट से तो लड़ाई होती रहती है ना भाई। इमरजेंसी किसने लगाई थी? इंडियन स्टेट ने लगाई थी ना। वो काला अध्याय, वो धब्बा भारतीय लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का, वो इंडियन स्टेट के खिलाफ आप भी थे, आप भी संघर्ष कर रहे थे ना, कर रहे थे। तो इंडियन स्टेट के साथ लड़ाई करना कब से देशद्रोही हो जाना हो जाता है? देखिए, जो सेडिशन का 108 का मामला था, जिस पर लंबा विमर्श चला और सिविल सोसाइटी इस विमर्श में सबसे आगे रही, और आपने भी इस पर कई डिबेट किया, मैं आपकी डिबेट में शामिल था। वो अंग्रेजों ने वो क्या 108 का दिया था कि सरकार के खिलाफ बोलना राज्य के खिलाफ बोलना है। और उसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नई संहिता आई है उसमें क्या किया है, सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हैं, राज्य के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो राहुल गांधी देश के खिलाफ बोल रहे हैं कि सरकार के खिलाफ और सरकारी संस्थाओं के खिलाफ बोल रहे हैं? राहुल गांधी यदि सही हैं तो चारू मजुमदार भी सही था। राहुल गांधी आज चारू मजुमदार यानी नक्सल की भाषा बोल रहे हैं। और देशद्रोह, इससे बड़ा देशद्रोह कुछ भी नहीं हो सकता है कि पूरे भारतीय राज्य के खिलाफ जंग करो। और राहुल गांधी का स्पीच कोई तो भारत में अच्छा, नहीं एक चीज बताइए, भारत में कोई स्पीच लिखा जाता, राकेश भाई, आप तो संसद सदस्य रहे हैं, अपर हाउस में रहे हैं। यहां पर जो ये लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्वीट की जेपी नड्डा ने। इट इज नॉट अ सीक्रेट, ये कोई रहस्य नहीं है, that Mr. Gandhi and his ecosystem have close links with urban Naxals and the deep state. अर्बन नक्सलियों से इनके तार जुड़े हुए हैं, और डीप स्टेट यानी कि देश को अस्थिर करने वाली ताकतें, जो देश को डिफेम करती हैं, मतलब मान सम्मान पर आघात पहुंचाती हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, भारत को कमतर आंकने की कोशिश करती हैं। तो भाई ऐसे क्या सुरखाब के पर हैं राहुल गांधी में? नेता प्रतिपक्ष के ओहदे से नवाज दिया, जेल में डालो राहुल गांधी को अगर वो नक्सली हैं तो। नहीं, एक बात में सुन लीजिए, इसका एक सीधा उदाहरण है कि जॉर्ज सोरोस ने क्या बयान दिया कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंक देना पड़ेगा। विदेश की धरती से आपातकाल में भी भारतीय जनसंघ और समाजवादियों ने विदेश की ताकत का इंदिरा गांधी को हटाने के लिए साथ न मौखिक रूप से, न सैद्धांतिक रूप से, न व्यवहारिक रूप से साथ लिया। आपातकाल की लड़ाई में जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, सुब्रमण्यम स्वामी विदेश में बैठे हुए थे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी लंदन में बैठ के लंदन की सरकार से मदद नहीं मांग रहे थे। राहुल गांधी वही भाषा तो जेल में डालिए ना, जॉर्ज सोरोस बोल रहा है। अगर जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं आपके पास, फिर तो सरकार के पास प्रमाण होना चाहिए। इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर सरकार है। यही अंतर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरेंद्र मोदी जी में है।
मतलब? नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र की लड़ाई जनता के बीच जाकर लड़ते हैं और अच्छा, इंदिरा अच्छा, गांधी अच्छा, लोगों वो को अरविंद जेल में डाल कर केजरीवाल, लड़ते हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह आपके सहयोगी रहे राज्यसभा में, वो ऐसे ही जेल में भेज दिए गए थे, वो ऐसे ही चले गए। एक मिनट मेरी बात, एक बात मैं बता दूं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सवाल उठे, मैं इसका लंबा चौड़ा व्याख्यान का समय नहीं है, एक उदाहरण दे देता हूं। लॉर्ड कर्जन कौन था? कर्जन वही था जो बंगाल का विभाजन किया। कर्जन के राज में बंगाल में लोगों की नृशंस हत्या की गई, उसके आदेश पर की गई, और लॉर्ड कर्जन रोड दिल्ली में था। क्वीन विक्टोरिया कौन थी? क्वीन विक्टोरिया की प्रतिमा लगी हुई थी और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा नहीं लगी हुई थी। जॉर्ज पंचम कौन था? उसकी प्रतिमा लगा। आजादी के 67 में राज्यसभा में सवाल उठा कि जॉर्ज पंचम की प्रतिमा कब हटाएंगे। तो क्या उसे हम आज उस सांस्कृतिक आजादी, वैचारिक आजादी जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं, वो लड़ाई हम लंबी लड़ाई लड़े जो कर्जन नहीं, पर सवाल ये है कि इंडियन स्टेट अगर भारतीय संस्थाओं के खिलाफ आपकी नाइत्तफाकी है, आप वहां लड़ रहे हैं, तो उसे आप देशद्रोह कैसे कहते हैं? सवाल अभी मूल ये है। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, फिर सुप्रिया श्रीनेट। देखिए, जो व्यक्ति भारतीय राज्य को समूल नष्ट करना चाहता है, जो उसके खिलाफ सिविल वार की बात करता है, वह देशभक्त तो दूर, वह देशद्रोह है। और यदि यह देशद्रोह नहीं है तो देशद्रोह क्या होता है, कोई मुझे बता दे। ये अहम सवाल है, ये अहम सवाल है। ये देशद्रोह नहीं, सरकार को उखाड़ फेंकना, संस्थाओं पर सवाल करना। एक मिनट, अब रुकिए ना राकेश भाई, हो गया पूरा, रुकिए ना, बात तो कह दी आपने, कह दी है। सुप्रिया, ये देशद्रोह नहीं तो क्या है? एक लाइन मैं बोल दूं, एक पंक्ति बोल दूं, एक पंक्ति तो बोल दूं। हाँ, बोलिए ना। एक पंक्ति तो सुन लीजिए। बोलिए। देखिए, राहुल गांधी को कष्ट किया है इस कुनबे को। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी, यानी नेहरू के नाम पर एक लाइब्रेरी को उन्होंने प्रधानमंत्री म्यूजियम लाइब्रेरी बना दी, जिसमें देवगौड़ा जी भी हैं, आके गुजराल जी भी हैं, सभी प्रधानमंत्री। राकेश सिन्हा, मुद्दा जो आपने अब सिर्फ सुप्रिया श्रीनेट, ये नहीं, सुप्रिया श्रीनेट, सिर्फ सुप्रिया श्रीनेट, प्लीज, आई एम सॉरी, ये नहीं कोई, मैंने सोचा आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहे हैं, अब मीन मेक नहीं। अगर सत्ता को उखाड़ फेंकना है, हर संस्था पर सवाल उठाना है, यह देशद्रोह नहीं तो क्या है देशद्रोह? सुप्रिया। तो हर 5 साल पर जो चुनाव होते हैं और हम और हमारे प्रतिद्वंदी एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर बोलते हैं इनकी सरकार को उखाड़ फेंको, क्या नरेंद्र मोदी और उनका सारा कुनबा देशद्रोह करते हैं? क्या बेवकूफी की बातें आरएसएस और बीजेपी वाले करते हैं? और इन लोगों को शायद यही तो मैं कहती हूं, संविधान की प्रतियां जलाते थे, बालवा साहब के पुतले फूकते थे, संविधान का पता ही नहीं है। आर्टिकल 12 ऑफ द संविधान पढ़ लीजिएगा और वो बिल्कुल इंगित करता है कि स्टेट है क्या। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब लेजिस्लेचर, स्टेट का मतलब लोकल अथॉरिटी, स्टेट का मतलब अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्यूरोक्रेसी को और इस तरह के कमीशंस को स्टेट बोला जा रहा है। खैर, छोड़िए इनकी बात को। मैं यहां पर 2 चीजें आपके सामने रखना चाहती हूं जिससे बीजेपी और आरएसएस का जो झूठ फैलाने का तरीका है वो पता चल जाएगा। ये अभी नवीन जिंदल को साधुवाद कर रहे थे झंडा फहराने के लिए। अरे प्रभु, 2001 में 3 लोगों ने, बाबा मेंढे ने, रमेश कलम्बे ने और दिलीप चटवानी ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर, रेशमीपुर हेडक्वार्टर पर झंडा फहरा दिया था 2001 में। 2013 तक आपने उनको कोर्ट में मुकदमा उनके ऊपर किया, उनको कोर्ट के चक्कर लगवाए, कोर्ट ने उनको 2013 में बरी किया था। तो आप इतने विशाल हृदय के हैं नहीं जितना दिखा रहे हैं। आपको झंडा फहराने वालों से आपत्ति थी, आपने उनके खिलाफ मुकदमा किया था, 53-7 तक ना तिरंगा फहराया और उसको अशुभ बताया। अब मैं यहां पर एक बात और करना चाहती हूं, और इसको करने के लिए मैं राहुल गांधी की जो दूसरी बात उन्होंने कही, जिसका ये उल्लेख जानबूझकर नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने कहा हमारे तमाम आइकन्स हैं, हमारे आइकन कबीर भी है, गुरु नानक भी है, बुद्धा भी है, शिवा भी है, महात्मा गांधी भी है, सरदार पटेल भी है, पंडित नेहरू भी है, अंबेडकर भी है, बोस भी है, मौलाना आजाद भी है। इनका एक आइकन है जिसको हिंदुस्तान में इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। एक मुखबिरी माफीनामे लिख रहे थे, एक इनके पितृतुल्य एसपी मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों को बताते थे बंगाल में सरकार चला रहे थे फैजलुर रहमान के साथ, पर एसपी मुखर्जी को मंत्री बनाया जवाहरलाल नेहरू ने भी। अब एक छोटा सा जवाब चाहूंगा सुप्रिया, राहुल गांधी को आसान शब्द और जो आम आदमी को समझ में आए वो इस्तेमाल करने चाहिए क्या? इंडियन स्टेट को लेकर कंफ्यूजन, असमंजस ऐसा है और उसमें वो फंसे हैं, क्या आप ये बात मानेंगे? 20 सेकंड में प्लीज।
मैं 20 सेकंड में एक बात बोल देती हूं। राहुल गांधी का साधुवाद और ताकत है राहुल गांधी की। और 48 घंटे पहले बोला मोहन भागवत के स्टेटमेंट पर, इस देश में किसी ने नहीं बोला था, कोई डिबेट नहीं हुआ था। राहुल गांधी ने जब उनकी कलई खोड़ी तो आज सारा विपक्ष भी बोल रहा है, लोग भी बोल रहे हैं, एक्टिविस्ट भी बोल रहे हैं, और आपके जैसे मूर्धन्य पत्रकार उस पर डिबेट भी कर रहे हैं। नहीं तो यह मामला रफा दफा हो जाता अगर राहुल जी ने इस पर ना बोला होता। लोग देश की जंगे आजादी पर, आजादी के आंदोलन पर, हमारे संविधान पर, हमारी स्वतंत्रता पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग देश में रहने लायक सुप्रिया नहीं है, श्री ये ने देशद्रोह है। राकेश तो सिन्हा, आजादी पर, मैं हमारी स्वतंत्रता पर, कभी हमारी भी संप्रभुता पर मेहमानों का धन्यवाद नहीं करता, पर आज कम से कम मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों का थोड़ा ज्ञान में इजाफा हुआ होगा। और ऐसी चर्चा के लिए आप दोनों का और प्रोफेसर मनोज झा का भी शुक्रिया। तो आप भी बताइए, इंडियन स्टेट आप किसे मानते हैं, देशद्रोह किसे मानते हैं, या ये अपमान सम्मान की राजनीति ऐसे हो गई कि वो बच्चे जो लड़ते हैं छोटी छोटी बात पर, अरे उसने मेरा ये कर दिया, उसने ये कर दिया, किसका अपमान किसका सम्मान। हमें क्या उससे आगे जाकर थोड़ी धीर गंभीर चर्चा भी करनी चाहिए क्या?